हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं और यदि आपने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एसईसी पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस महामैराथन क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को हम लोग इस अंदाज में समझेंगे आज के इस क्लास में कि यदि आपको यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो आप उस क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आराम से कर सकते हो। आज की क्लास आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो ये पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में ले रही है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बाइलिंगुअल ले रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो है जिस भी लैंग्वेज में आप तैयारी किए हैं उस लैंग्वेज में आप इसका आंसर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे दोनों ही लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हो मेरे भाई, लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज अ, यानी कि कम्युनिकेशन की बात करें तो संचार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार जो होता है यह क्या होता है, तो संचार की अगर हम बात करते हैं तो संचार यह एक निरंतर गतिविधि वाला होता है, कंटिन्यूअस एक्टिविटीज दर्शाता है। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे हम आपसे पूछ ले कि बताइए कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन के यदि हम पर्पस की बात करें तो आप कहोगे सर इसका पर्पस होता है किसी भी संवाद को, किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, तो प्रसारित करना, यानी कि कॉन्वे इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो आप कहोगे सर कॉन्वे इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे यहां से पूछ लिया जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है यह कैसा प्रोसेस होता है। आप कहोगे सर कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है यह टू वे प्रोसेस होता है। क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। ये जो क्वेश्चन है कई सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वह टू वे होता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बॉडी लैंग्वेज, यानी कि कम्युनिकेशन संचार के किस रूप में शारीरिक भाषा जो है यह शामिल होती है। तो शारीरिक भाषा की अगर हम बात करें तो वह भाई साहब आपका नॉन वर्बल में शामिल होता है, गैर मौखिक में होता है। ठीक है, यानी कि गैर मौखिक कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है, हमारा शारीरिक भाषा शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल यानी कि संचार चक्र का जो है यहां पर कौन सा तत्व है वह नहीं है। क्या वह चैनल है, या फिर रिसीवर है, या फिर समय है, टाइम है, या फिर सेंडर है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, तो संचार चक्र की, तो संचार चक्र में आपका चैनल भी शामिल है, क्योंकि चैनल के माध्यम से भी हम क्या करते हैं तो संचार को प्रसारित कर पाते हैं। इसके बाद रिसीवर भी होना चाहिए संचार के लिए, प्रेषक भी होना चाहिए जो संचार को क्या कर सके तो व्यक्त कर सके। टाइम, देखिए यहां पर जो है इसमें क्या नहीं आता है, तो एक टाइम नहीं आता है। ठीक है, इसका समय जो है निर्धारण नहीं होता है, किसी भी समय हम किसी भी संचार का क्या कर सकते हैं तो प्रसारण कर सकते हैं, इसीलिए जो है यह इसके साइकिल में नहीं आता है, चक्र में नहीं आता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस, इसलिए भाई साहब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कई सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं ये वाला। देखिए क्वेश्चंस कहता है डिफरेंस बिटवीन वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार के बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आइए समझते हैं हम लोग नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में अंतर को। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन एक प्रकार का ऐसा कम्युनिकेशन है जो हमारे लिखे गए बातों को कहिए या फिर बोले गए बातों को यह क्या करता है तो प्रसारित करता है। अर्थात कहे तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन, यानी कि मौखिक संचार सूचना को व्यक्त करने के लिए बोले गए या फिर लिखित शब्द में हो सकते हैं। फिर हम अगर बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपका जो मौखिक संचार है यह क्या हो सकता है तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है
क्या वह डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है या फिर बोथ होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाए जाते हैं। आप कहोगे सर यह जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। इसके साथ हम बात करें तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन। इट मे बी डिफरेंट इनटू टोन एंड पिंच, यानी कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो है यह आपके स्वर और पिंच में क्या करती है तो भिन्नता को व्यक्त करती है। इसके साथ साथ ही which influences how the message is perceived, यानी कि इसमें जो है क्या होती है तो यह मैसेज को, किसी भी मैसेज को या फिर किसी भी संदेश को समझाने की क्षमता होती है, यह समझाने के तरीके को क्या करता है तो प्रभावित करता है। तो उम्मीद करता हूं आप वर्बल कम्युनिकेशन को समझ गए होंगे और यदि आपसे पूछा जाए तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। अब आइए समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है तो यह एक गैर मौखिक संचार है और गैर मौखिक संचार जिसके तहत क्या होता है तो इस संचार में शब्दों का उपयोग किए बिना क्या होता है तो संवाद करने के लिए शारीरिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें किसी को क्या करना हो, इशारा करना हो, क्या करना हो, इशारा करना हो तो हम आवाज न लगा करके अपनी आंखों को मटकाकर भी क्या कर सकते हैं, अपने सिर को हिलाकर भी क्या कर सकते हैं तो उसे इशारा कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, गैर मौखिक संचार कहते हैं। गैर मौखिक का मतलब ही सीधा सीधा समझ जाइए कि भाई साहब जहां बोला नहीं जाएगा, अपने शारीरिक एक्टिविटीज के आधार पर या फिर फेस के आधार पर, अपने हाव भाव के आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं तो बातों को दूसरे के बीच में व्यक्त कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इसके बाद गेस्टर्स एंड विजुअल टू कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड। इसमें बिना किसी शब्द के इस्तेमाल किए हुए आप क्या कर सकते हो तो अपने बातों को बयां कर सकते हो, यही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए यहां पर कौन जो है यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो जैसे आपका ऑप्शन में दे देगा गेस्टर्स, जैसे दे देगा फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे दे देगा बॉडी लैंग्वेज, तो आप कहोगे ये सभी के सभी कहां पर आते हैं तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। आगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं तो इट इंक्लूड्स हैंड गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आईज कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोन, यानी कि इसमें जो क्या सब शामिल होता है तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके हाथ के इशारे शामिल हो सकते हैं, चेहरे का हावभाव शामिल हो सकता है, आंखों का संपर्क, नैन मटक्का जिसको कहते हैं, ठीक है, यह शामिल हो सकता है। शारीरिक भाषा, यानी कि आप अपने शारीरिक एक्टिविटी से लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन कॉन्वे इमोशन स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स वे, यानी कि गैर मौखिक संचार शब्दों की जो तुलना में बात करें तो इसमें भावनाओं को अधिक मजबूती से व्यक्त किया जाता है। गैर मौखिक संचार में क्या होता है तो आप अपनी भावनाओं को जो है क्या कर सकते हैं तो मजबूती से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस था किसमें, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कहता है कि नेटिकेट इज शॉर्टेंड फॉर, यानी कि नेटिकेट को इसके लिए छोटा किया गया है। नेटिकेट को किसके लिए छोटा किया गया है तो याद रखिएगा नेटिकेट की हम बात करते हैं तो भाई साहब इसे इंटरनेट शिष्टाचार के लिए क्या किया गया है तो इसे छोटा किया गया है। फिर बात करें अगला क्वेश्चंस देखिएगा तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका कहता है कि नोट टेकिंग शुड टेक प्लेस, यानी कि हमें जो नोट जैसे कि हम पढ़ते हैं, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आप इसका एक हैंड नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाने का हमारा जो क्रम है ये कैसा होना चाहिए। कक्षा के दौरान में हमें ड्यूरिंग क्लास हमें नोट्स तैयार करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जब क्लास में पढ़ाई हो रही हो तो आपको एट टाइम नोट्स तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर सिद्ध है कि हम जो बात बोल रहे हैं ये आपके माइंड में 18 सेकंड तक ही, अधिकतम 18 सेकंड तक ही रहेगा। 18 सेकंड के बाद जो है हमारी कही गई बातें आपके माइंड में केवल 10% रहेगी, 90% बात जो है यह आपके माइंड से बाहर हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप अगर पढ़ाई करते हैं और नोट्स तैयार करते हैं तो भाई साहब इसे आप क्लास के दौरान तैयार करें। इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकें असाइनमेंट पढ़ते समय, यानी कि वाइल रीडिंग टेक्स्ट बुक असाइनमेंट, जब कभी भी आप किताबों को पढ़ते हैं तो उसे जो है वहां पर क्या करना है आपको तो भाई साहब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसे आप अपने नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं ताकि आप उसका रिवीजन कर सके। तो ये भी आपका जो है सही पॉइंट्स है। इसके बाद देखिए
इन प्रिपरेशन फॉर एन एग्जामिनेशंस, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको नोट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि यह आपके रिवीजन का क्या हो जाता है, एक साधन हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी नोटिंग डाउन, आपको क्या नोट करने चाहिए। ठीक है, नोट करने क्या चाहिए, तो क्या वह फैक्ट है या फिर अंबर्स है या फिर प्रमुख तथ्य है। तो देखिए, जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगता है आपको क्या करना चाहिए, उसे नोट कर लेना चाहिए। अंबर्स जो भी लगे उसे आपको नोट्स करना चाहिए। इसके बाद जो भी आपका प्रमुख तथ्य है, जैसे मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे पर स्टार लगाता हूं, जहां से बोलता हूं कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो ये सारी बातें आपके किससे रिलेटेड हो जाता है, तो नोटिंग पॉइंट्स के जरिए, नोटिंग डाउन्स के जरिए, जो सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और आज के इस क्लास का दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। स्टार लगाना प्रश्न पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर ऑडियो बुक, यानी कि ऑडियो बुक क्या है। आपने बुक के बारे में तो जाना होगा, बुक जो कि क्या है, आपका विजुअल है। बुक क्या है, आपका विजुअल है, जिसे हम लोग देखकर पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया ऑडियो बुक के बारे में, यानी कि ऐसी पुस्तकें होती है ये जिसे हम लोग क्या करते हैं, तो सुन सकते हैं। सुनने के दौरान जो है भाई साहब अपनी जो है ज्ञान को यहां से वृद्धि कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को या फिर किसी चीजों को समझने की शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, तो विकास कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है आपका ऑडियो बुक। और यह ऑडियो बुक जो है यह स्टूडेंट्स को, शिक्षक को काफी ज्यादा हेल्प करती है। और इससे जो है हमें क्या होता है, तो किसी भी साधनों को, किसी भी जो है कोई भी कार्य जो है इसको हमें पूरा करने में क्या होता है, तो बहुत कम समय लगता है। चलिए हम ऑडियो बुक को समझते हैं। तो ऑडियो बुक जो होता है इसे हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो एन ऑडियो बुक इज अ रिकॉर्डिंग फॉर अ बुक और अदर वर्क बीइंग रीड आउट लोड, यानी कि ऑडियो बुक जो होता है यह किसी भी पुस्तक का या फिर किसी भी अन्य कार्य का, ठीक है, इसे जोर से पढ़ा गया एक रिकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग कैसेट जिसे जानते हो ना, जैसे आप लोग तो आजकल गाना बहुत सुनते होंगे। तो गाना जो है भाई साहब क्या है, पहले इसे किसी राइटर के द्वारा कॉपी पेन से इसे नोट्स पर तैयार किए जाते हैं, और एक जो है भाई साहब स्पीकर के द्वारा, जिसे हम लोग गायक कहते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है, तो गाया जाता है। और यह जो है भाई साहब फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसे कान में ईयरफोन लगा के बहुत मजे से सुनते हैं। तो यही है आपका ऑडियो बुक। अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने ये गाने की बुक रख देता हूं और बोलता हूं इसे पढ़कर समझिए, इसे याद रखिए, तो आप उतना ज्यादा याद नहीं रख पाते हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमको झलक लग जाए इस गाने की, जिसे हम सुनकर रख सकते हैं याद, तो भाई साहब थोड़ा बहुत अगर सुन लिए तो हमें पूरा गाना याद रहता है, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो इतनी पावर है आपके ऑडियो बुक में, ठीक है। ऑडियो बुक आर अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट अलाउ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशनल फॉर इजिली एंड फ्लेक्सिबली, यानी कि ऑडियो बुक जो है भाई साहब यह तकनीकी विकास का एक क्या है, तो रूप है, जो छात्रों और शिक्षकों को अधिक आसानी से क्या करता है, तो यह काफी जानकारी को प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका ऑडियो बुक और भी क्या बताता है, तो देयर आर मल्टीमीडिया बेस्ड रिकॉर्ड रीडिंग टेक्नोलॉजी दैट अलाइंग ई बुक, टेक्स्ट बुक, ठीक है, या फिर कहे तो बुक ऑडियो यूजिंग डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि यह जो होता है ऑडियो बुक, यह एक मल्टीमीडिया आधारित रीडिंग तकनीकी है। और इस तकनीक के तहत क्या होता है, तो यह शिक्षण और तांत्रिकी नेटवर्क के जरिए जो है हमें क्या करती है, किसी भी बुक को, किसी भी टेक्स्ट बुक को या फिर बुक के ऑडियो को क्या करती है, तो संरेखित करने का काम करती है। इसके बाद हम बात करें तो देखिए यह प्रॉपर क्या होता है, तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज क्रूशियल इन लैंग्वेज। इससे क्या होता है, तो हमें प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि किसी भी चीजों के उच्चारण में, किसी भी चीजों के उच्चारण में क्या करती है, तो यह हमें काफी ज्यादा सहायता करती है। जैसे हम मान लीजिए कोई ऐसे भाषाएं हमारे पास लिखी गई है जिसे हम पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसे सुनकर समझने की बात हो, यदि हम सुनकर समझ सकते हैं तो यह हमारे उच्चारण में क्या करेगा, मदद करेगा। इसके साथ साथ हम बात करें तो यह हमें कम्युनिकेशन में, यानी कि बोलचाल में भी क्या करती है, हमारे संचार में भी क्या करती है, हमें मदद करती है। एंड ऑडियो बुक कैन बी यूज्ड एज अ टेक्निकल सपोर्ट फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल
थिंकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कि भाई साहब आपका जो ऑडियो बुक है यह हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के पढ़ने में कोई भी पैसेज अगर कंप्रीहेंशन यहां पर लिखे गए हैं उसे हमें पढ़ने में, साथ में उस पर हमें सोचने में, ठीक है, उसको हमें क्या करता है तो मदद प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका कौन देता है भाई साहब, आपका ऑडियो बुक देता है। अब आइए बात करते हैं आगे। तो ऑडियो बुक आर रिकॉर्डिंग ऑफ बुक बीइंग रीडिंग अलाउ एंड हैविंग गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। यानी कि ऑडियो बुक जो है यह जोर से पढ़ी जाने वाली किताबों की एक रिकॉर्डिंग होती है और इसने बच्चों और युवा वयस्कों के बीच में जो है काफी लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि इसके जरिए क्या हो पाता है, तो जैसे कि यहां पर ये नोट्स लिखे हुए हैं, तो ये नोट्स तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि नहीं, तो आप बुक को पढ़कर भी समझ सकते हैं, लेकिन इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करके अपनी वाणी के जरिए आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो ये फायदे आपके ऑडियो बुक के, समझ में आ गई बात। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका है कि स्क्रीनिंग इज द टेक्निक ऑफ, यानी कि स्क्रीनिंग जो है यह किसका तकनीक है। तो स्क्रीनिंग जो है यह भाई साहब आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का तकनीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इंटरव्यू स्किल के जो टाइप्स होते हैं वह कौन कौन सा टाइप्स होता है, कितने टाइप्स होते हैं, तो मौलिक रूप से जो है इसके कम से कम 3 टाइप्स तो होंगे ही। सबसे पहला फेस टू फेस, सबसे पहला क्या होगा फेस टू फेस। इसके बाद देखिए दूसरा क्या होगा, तो आप कहोगे सर बिहेवियरल, क्या होगा बिहेवियरल। और इसके बाद बात करें तो आपका हो जाएगा टेलीफोनिक, क्या हो जाएगा टेलीफोनिक। ये सभी के सभी क्या है, तो यह सभी के सभी जो है आपके इंटरव्यू स्किल के टाइप्स हैं। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है डायलॉग। डायलॉग को हम लोग हिंदी में कहते हैं संवाद, ठीक है, डायलॉग इज तो डायलॉग जो है, संवाद जो है यह क्या है, तो डायलॉग की अगर हम बात करें तो यह रिटेन क्या कहते हैं तो कन्वर्सेशनल एक्सचेंजर होता है, यानी कि लिखित संवादात्मक आदान प्रदान होता है। और इसके बाद जो है भाई साहब यह सांकेतिक रूप से भी व्यक्त किए जाते हैं। कोई भी डायलॉग हम अपने संकेतों में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि गेस्ट्रल कन्वर्सेशन क्या कहते हैं तो कन्वर्सेशनल एक्सचेंज, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों हो जाएगा यहां पर। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चंस क्या बनाया जा सकता है, अगर मैं पूछूं डायलॉग की जगह पूछूं तो मोनोलॉग पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, मोनोलॉग जो होता है इसे कैसा होना चाहिए, तो मोनोलॉग को फनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोनोलॉग क्या होना चाहिए, तो भाई साहब ये फनी टाइप का होना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज आर इंपोर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह चर्चा में जो है यह कौन से गुण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं समूह चर्चा की यानी कि ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन में जो है भाई साहब इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, यानी कि भावनात्मक स्थिरता का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके किसके लिए, तो समूह चर्चा के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फीचर्स शुड आवर प्रेजेंटेशन हैव, यानी कि हम किसी भी चीज को अगर प्रस्तुत करते हैं हमारी प्रस्तुति में किस विशेषता का होना जरूरी होता है। तो अगर मान लीजिए हम कोई भी चीजें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें किस चीज की आवश्यकता है, इसमें आवश्यकता है किसकी, तो इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव का, यानी कि प्रभावशाली होना चाहिए। हमारी कही गई बातें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारी क्लास क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे। अगर आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आएगा तो वो आपकी बातें सुनेगा क्यों, नहीं सुनेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है यदि आप किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी चीजों को लोगों के बीच रख रहे हैं, तो वहां पर जो है उसे प्रभावशाली बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट नंबर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, कहता है कि व्हाट आर द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार के जो चक्र हैं या संचार के चक्र क्या हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन को। तो देखिए द कम्युनिकेशन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि संचार चक्र जो है यह प्रेषक
प्रेषक कहने का मतलब जो संचार को, जो संवाद को भेजता है, और रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता जो उस मैसेज को प्राप्त करता है, उसके बीच में सूचना साझा करने की क्या है, तो आपका एक प्रक्रिया है साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन समझ गए होंगे। यह क्या होता है, तो भाई साहब एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में संचार को प्रसारित करने का, संचार को पहुंचाने का, उसके बीच में संचारों को साझा करने का क्या करता है, तो प्रक्रिया है एक, और यह हमें इस प्रकार की सहायता प्रदान करती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपका जो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन है, या द स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल आर मैसेज क्रिएशन, इसके बाद इकोडिंग, चैनल सेलेक्शन, मैसेज ट्रांसमिशन, इसके बाद मैसेज डिकोडिंग, इसके बाद फीडबैक एंड लर्निंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल है या संचार चक्र के कई सारे चरण हैं, जैसे कि संदेश निर्माण करना, इसके बाद इनकोडिंग करना, या फिर चैनल का चयन करना, या फिर कहे तो संदेश प्रसारण करना, इसके साथ साथ संदेश को डिकोडिंग करना, और इसके बाद आपका फीडबैक लेना। जैसे मैं कहता हूं आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, ये आपका फीडबैक है। इसके साथ साथ भाई साहब इसके प्रभावों को जो है क्या करना, तो प्रभावी संचार के रूप में जो है हमारे बीच प्रस्तुत करना। ये सभी का सभी जो है क्या है, तो यह सभी का सभी आपके कम्युनिकेशन साइकिल का एक क्या हो जाता है, तो प्रोसेस हो जाता है या स्टेज हो जाता है। इन सभी स्टेज से जो है आपका साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन गुजरता है। तो उम्मीद करता हूं आपको साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन जो है भाई साहब, सबसे पहला बात कि यह हमारे और आपके बीच में क्या करता है, तो संचार को रखने का काम करता है, साझा करने का काम करता है। यह विभिन्न तरीके से कार्य करती है, जैसे संदेश का निर्माण करती है, इसके साथ साथ इनकोडिंग, चैनल का चयन करना, संदेश का प्रसारण करना, संदेश की डिकोडिंग करना, आपका फीडबैक लेना, ठीक है, और संचार को प्रभावी बनाना, इन सभी चीजों पर कार्य करती है। आगे बात करते हैं, एक और आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है मौखिक प्रस्तुति। जैसे मैं कोई चीजें अभी आपको मौखिक रूप से समझा पा रहा हूं, इसी को हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन समझ गए होंगे कि आप क्या होता है, यानी कि कोई भी बात यदि आप किसी के बीच में रखते हैं मौखिक रूप से, उसी को क्या कहा जाता है, तो ओरल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। देखिए, ओरल प्रेजेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग और सिंपली प्रेजेंटेशन, यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन जो है, जिसे हम लोग एक तरीके से क्या कह सकते हैं, तो सार्वजनिक भाषण कह सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि सार्वजनिक भाषण, जो सभी के बीच में दिया गया भाषण, या फिर इसे हम लोग सिंपल भाषा में कहे तो केवल और केवल एक प्रस्तुति भी कह सकते हैं। इन्वॉल्व्स एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ओरली एड्रेसिंग एंड ऑडियंस ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक, यानी कि इसमें क्या करता है व्यक्ति, तो इसमें एक व्यक्ति जो है किसी भी समूह के बीच में रह करके, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स का समूह है, मैं अकेले बोल रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का समूह है। उसी प्रकार जो है आपने नेताओं को देखा होगा, स्टेज पर क्या करता है, भाषण प्रसारित करता है, उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहां जो भाई साहब वह कोई भी चीजें जो प्रेजेंट करता है मौखिक रूप से, यानी कि वह उसका ओरल प्रेजेंटेशन है। तो यानी कि कोई भी बातों को हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा एक विशेष समूह में या फिर एक विशेष दर्शकों के बीच में मौखिक रूप से दर्शाया जाता है, उसी को ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, तो इट्स पर्पस इज टू एजुकेट, इन्फॉर्म, या फिर कहे तो इंट्रेन और प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसका जो उद्देश्य होता है, यह उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, आपको मैं ये समझा सकूं, आपको इसके बारे में जानकारी दे सकूं, यानी कि आपको एजुकेट कर सकूं, आपको शिक्षित कर सकूं, आपको जो है इंफॉर्मेशन देने का भी काम है। तो यहां पर इसके जरिए हम लोग आपको क्या कर सकते हैं, तो सूचना भी प्रदान कर सकते हैं, लोगों के बीच में जो है सूचना को भी प्रकाशित कर सकते हैं। इसके बाद भाई साहब प्रेजेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई भी मनोरंजन जैसी बातें, तर्कपूर्ण ऐसी बातें होगी जो आपके बीच हम क्या कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन या फिर ओरल प्रेजेंटेशन के जरिए आपके बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन आर सीन विद इन वर्क प्लेस, क्लासरूम्स एंड इवन एट सोशल इवेंट्स सच एज वेडिंग, यानी कि मौखिक की प्रस्तुति जो है यह आपको कई जगह देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अभी आप क्लास में देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर बात करें तो किसी भी कार्यस्थल पर,
वर्क पैलेस पर आपको देखने को मिल सकता है, या फिर कहे तो विशेषतः शादी वगैरह में भी आपको अब जो है ओरल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों का जो है आपको कहां पर अनुभव मिलेगा, तो आप कहोगे सर इन सभी पैलेस पर हमें ओरल प्रेजेंटेशन का अनुभव मिलता है। एन ओरल प्रेजेंटेशन एट यूनिवर्सिटी एक्सेस द प्रेजेंटर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट रिवेलेंट इंफॉर्मेशन इफिशियंटली इन द इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग मैनर, यानी कि विश्वविद्यालय को जो है एक मौखिक प्रस्तुति प्रस्तुतकर्ता की प्रासंगिक जानकारी को क्या करना चाहिए, तो हमेशा एक दिलचस्प बनाना चाहिए, आकर्षक तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो जब आपके अंदर इस प्रकार की क्षमता हो जाती है तो आप क्या कर पाते हो, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। तो इस तरीके का गुण जो है कभी भी क्या होना चाहिए, बेसिकली एक टीचर में तो होना ही चाहिए। ठीक है, यदि आप टीचर हैं और आपके अंदर इस तरीके का गुण नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है लोगों के बीच या स्टूडेंट्स के बीच में अपना क्या नहीं बना सकते हैं, तो अपना जो है फैलाव नहीं कर सकते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में आपका जुड़ाव नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, आपके बीच में ओरल प्रेजेंटेशन की शक्ति आप में भरपूर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। आपका नेक्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहता है कि डैश इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो मूल रूप से एक संचारित वार्तालाप है। तो संचारित वार्तालाप की बात करें तो आपका सीवी भी जो है, सीवी जिसको हम क्या कहते हैं, रिज्यूमे एक तरीके से कह सकते हो। तो भाई साहब आपका सीवी भी आपके बारे में क्या करता है, तो वार्तालाप करती है, आपके बारे में या दूसरे को बताने का प्रयास करती है। इसके बाद इंटरव्यू के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। इसके बाद फोन कॉल के जरिए भी आप वार्तालाप करते हैं, है कि नहीं। फोन कॉल तो भाई साहब आजकल जो है कॉमन हो चुका है वार्तालाप के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है आपके वार्तालाप के लिए क्या है, तो जरूरी है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है यहां पर स्कीमिंग अ टेक्स्ट मीन्स, यानी कि स्कीमिंग का जो अर्थ होता है यह क्या होता है। तो समझिए स्कीमिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है क्या, तो अर्थ के लिए पढ़ना, यानी कि रीडिंग फॉर मीनिंग। स्कीमिंग के जरिए क्या है, तो हम जब किसी भी चीजों को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझ सकें, इसी को क्या कहा जाता है, स्कीमिंग कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप स्कीमिंग के बारे में समझ गए होंगे। विशेष आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड्स यूज इन कंप्रीहेंशन शुड बी, यानी कि समझ में आने वाले शब्द जो हैं यह किस प्रकार के होने चाहिए। जब आप किसी भी कंप्रीहेंशन में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वह शब्द कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल वह प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि सटीक होना चाहिए। फिर बात करते हैं अगला नंबर। तो अगला नंबर यहां पर देखिए आपके लिए एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आज के इस क्लास का आखिरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए यहां पर क्वेश्चंस कहता है कि व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग के, अध्ययन के, पढ़ने के जो है 4 प्रकार क्या हैं, हमें इसको समझाना है। तो पढ़ने के 4 प्रकार, जिसमें सबसे पहला हो जाता है आपका स्कीमिंग, दूसरा हो जाता है स्कैनिंग, इसके बाद बात करें तो देखिए आपका तीसरा हो जाता है इंटरेक्टिव रीडिंग, और इसके बाद जो है आखिरी जो है आपका वह क्या हो जाता है, तो आप कहोगे सर क्या कहते हैं, तो एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, जिसे हम लोग फास्ट रीडिंग भी कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बारी बारी से हम सभी को समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्कीमिंग को समझ जाते हैं। स्कीमिंग क्या होता है, तो स्कीमिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउ यू टू क्विकली रीड थ्रू अ टेक्स्ट एंड पिक आउट द मेन आइडियाज, यानी कि स्कीमिंग हमें फास्ट, कोई भी चीजें फास्ट एक्शन के लिए क्या करती है, तो प्रमोट करती है। यानी कि स्कीमिंग जो है यह एक प्रकार का ऐसा तकनीक है जो आपको किसी भी पाठ को तुरंत पढ़ने और उसके मुख्य विचारों पर जो है उसको चुनौती देने की अनुमति देता है, उस पर अटैक करने की अनुमति देता है। समझ गए। फिर बात करते हैं, देखिए यहां पर स्कैनिंग क्या बताता है। स्कैनिंग बताता है आपको कि स्कैनिंग इज द टेक्निक दैट अलाउ यू टू क्विकली रीड, यह भी आपको तेज पढ़ने की अनुमति तो देता है, बट इसके साथ साथ देखिए अ टेक्स्ट एंड फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि यह आपको एक विशिष्ट जानकारी ढूंढने की अनुमति देता है। ठीक है, ये भाई साहब आपको उस विचारों पर क्या करता है, तो चुनौती देने की अनुमति देता है। और ये जो है भाई साहब आपका स्कैनिंग, यह विशिष्ट जानकारी को ढूंढने की अनुमति देता है। फिर हम बात करते हैं क्या कहते हैं, तो इंटेंसिव रीडिंग पर। तो देखिए इंटेंसिव रीडिंग जो है, इंटेंसिव रीडिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउ यू टू रीड अ टेक्स्ट स्लोली। यह आपका जो इंटेंसिव रीडिंग है, यह आपको कोई भी चीजों को धीरे धीरे पढ़ने के लिए कहता है, और इसमें जो है
आपको यह बता रहा है कि किसी भी चीज को आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, सावधानी से उसको पढ़कर जो है क्या करना चाहिए, तो उसके अर्थों को समझना चाहिए। अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल एंड क्या कहते हैं तो न्यूसेंस, यानी कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं उन सभी बातों का आपको क्या करना चाहिए, तो धीरे से अध्ययन करना चाहिए, काफी ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, और उसकी कही गई बातों को, उसके विवरणों को हमें क्या करना चाहिए, तो अच्छे से समझकर उसकी बारीकताओं को हमें निकालना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं चौथा टाइप्स क्या है रीडिंग का, तो वह है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसे हम लोग फास्ट या स्पीड रीडिंग के नाम से जानते हैं। तो स्पीड रीडिंग या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग कहता है कि इट्स अ टेक्निक दैट अलाउ यू टू रीड अ टेक्स्ट क्विकली, यानी कि किसी भी चीज को आपको बहुत जल्दी शीघ्रता से क्या करना है, पढ़ने की अनुमति देता है। दिस इज अ यूजफुल स्किल व्हेन यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि यह भाई साहब कब जरूरी हो जाता है हमारे लिए, तो यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है तब जब हमारे पास समय कम हो और हमें चीजें बहुत ज्यादा करनी हो। जैसे अभी हमारे पास एग्जाम का टाइम जो है भाई साहब बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो इन कंडीशन हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग का, यानी कि स्पीड रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको रीडिंग के ये 4 प्रकार जो हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला आपको कहता है कि तेज पढ़ो, क्या पढ़ो, पढ़ो तेज, लेकिन क्या करो, तेज पढ़ने के साथ साथ आप उसके मुख्य बातों को तुरंत चुनौती में लो, तुरंत उस पर एक्शन लो। दूसरा कहता है तेज पढ़ो, लेकिन किसी भी चीज को अगर पढ़ते हो तो उसके जो विशिष्ट बातें हैं उस विशिष्ट बातों को फोकस करो। आपका तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है भाई साहब कि पढ़ो धीरे धीरे, उसकी कही गई बातों को समझो, उसके जो कहे गए बात है उसमें क्या छुपा हुआ है उसके राज को जानने की कोशिश करो। और सबसे आखिरी आपका कहता है कि इतनी तेज पढ़ो ऐसा लगे कि भाई साहब समय कम है हमारे पास और हमें करना बहुत चीज है। तो ये आपके 4 प्रकार हैं रीडिंग के। आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन एजे इंट्रोडक्शन, यानी कि निबंध के परिचय का जो है पहला घटक क्या है। तो यदि आप कोई भी निबंध लिखते हो मेरे भाई, तो निबंध लिखने में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसके इंट्रोडक्शन में उसके हुक को लिखना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि यदि आप एजे लिखते हैं तो उसमें कितने पैराग्राफ होते हैं। तो एजे में भाई साहब मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल पैराग्राफ, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ राइटर टेल्स द स्टोरी ऑफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई एक राइटर, कोई एक लेखक अपनी वास्तविक जीवन के अनुभव को व्यक्त करता है तो उस लेखन को, उस लेख को आप क्या कहते हैं। तो वैसे जो लेख हैं उस लेख को भाई साहब क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर कथा निबंध कहा जाता है, नैरेटिव एजे कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यहां पर अखबार की रिपोर्ट का हिस्सा जो है यह क्या है। तो अखबार की रिपोर्ट का जो है हिस्सा वह आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई अखबार लिखा जाता है तो उसमें शीर्षक भी होता है, पंक्ति भी व्यक्त होती है और भाई साहब उसमें बड़ी भी होता है। बड़ी कहने का मतलब है कि उसका विवरण भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजे, यानी कि लेख के कितने प्रकार हैं। आप कहोगे सर लेख 4 प्रकार का होता है। चलिए आप लोग कमेंट में छाप दीजिए, मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था एजे के टाइप्स के बारे में। फटाफट से आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि कौन कौन से 4 टाइप है एजे के, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है कि द मेन पॉइंट इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि औपचारिक पत्र के किस भाग में मुख्य बातें लिखी होती है। तो कोई भी मुख्य बातें किसी भी पत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो है भाई साहब बड़ी में क्या किया जाता है, तो उसके हर एक बातों को वर्णित किया जाता है। ऊपर नीचे तो है भाई साहब सिर्फ उसकी मोटिव को दर्शाया जाता है, बाकी चीजें जो है डिटेल में कहां पर दर्शाई जाती है तो वह बड़ी में दर्शाया जाता है, यानी कि बिचले वाले हिस्से में दर्शाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं आज के इस क्लास का। कहता है भाई साहब कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फॉर्मल लेटर भी भाई साहब आपके 4 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका प्रयोग आपने किया होगा, लेकिन क्या किस तरीके से किया है जरा आप इसका आंसर कमेंट में छापकर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। तो कहता है यहां पर कि सही शैली जो है यहां पर लेखन की, ऑबिडियंट जब कभी भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर कोई भी क्या लेटर लिखते हैं, तो यहां पर अगर आपको ऑबिडियंटली वाली कुछ भी बात लिखना हो, जैसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, योर ऑबिडियंट स्टूडेंट्स, योर ऑबिडियंटली पुपिल, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या सही तरीका है उसके लिखने का? आप कहोगे सर हमें लिखना चाहिए क्या योर्स ऑबिडियंटली, क्या लिखना चाहिए योर्स ऑबिडियंटली, जो कि एक सही मेथड माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कभी ना कभी किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी जो है उम्मीद है कि आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। और जितने 5 यहां पर मैंने आपको जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताए हैं, उन सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लो। इसके बाद एक और क्लासेस मैंने आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का करवाया था, वहां भी मैंने आपको 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाए थे। ये 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके 4 क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और साथ ही साथ जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आपका नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में आपको तैयार कर लेना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कहेगा कि कम्युनिकेशन में जो है 7C का क्या अर्थ है, 7C को व्याख्या करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि 7C का कम्युनिकेशन में क्या अर्थ है, इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करके बताइए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जो है आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो। एक बार आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि क्लासेस जो है आज की आपको कैसी लगी। विशेष चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो मेरे भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो आने वाली क्लास के लिए। और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस जो है ये बहुत जल्द जो है आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसलिए हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोल्स तो सेट कर लेता हूं, लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आती है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं। जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100% नहीं डालता, उस समय काम ही नहीं करता। गोल सेट कर लिया कि पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो उसके लिए क्या करें? देखो, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल। आप लोगों को ये समझना